नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे डेली इनिशिएटिव यूपी समाचार। ये 29 जून का डिस्कशन है। फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडिया ने आउटस्टैंडिंग आउटकम अचीव कर लिया है एफएटीएफ इवेल्युएशन में। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव है, ये एक म्यूचुअल है, एक म्यूचुअल काइंड ऑफ वर्क करते हैं साथ में कि टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो इंडिया इसमें अच्छा पोजीशन पे पहुंच गया है। इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट फेमस रहती हैं। इंडिया स्लैम्स डीपली बायस्ड यूएस रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। काफी दिन से यूएस क्या कह रहा है कि इंडिया में जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर कमेंट कर रहा है। ठीक है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहां खुद इतना रेसिस्ट बिहेवियर रखते हैं, लोगों को रोड पे घुटने लगा के मार रहे हैं, और यहां उनको रिलीजियस फ्रीडम, यहां प्रॉब्लम हो रही है। इसके पीछे आप मानसिकता समझो। ये इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर बनाने का एक माहौल होता है। तो इंडिया ने कहा भाई तुम झूठी रिपोर्ट मत पब्लिश करो, शर्म करो। एक क्राइसिस इन केन्या, डेप्ट ट्रैप। केन्या कंट्री में डेप्ट फाइनेंसिंग जो है, उनका डेट स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है बुरी तरह। वहां पर सरकार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही थी, यहां तक कि सैनिटरी पैड्स पर, ब्रेड पर टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, और लोन बहुत महंगे हो गए। उनकी ये करीबन उनकी जीडीपी का 70% तो डेप्ट में ही जा रहा है, डेप्ट सर्विसिंग में। तो वहां पर कोई सोल्यूशन मिले, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में आपको पता ही है भूखमरी इतनी ज्यादा है कि वहां एक तो भूखमरी, ऊपर से वो ग्रुप बना लेते हैं लूटपाट के। तो चाह रहे कि वर्ल्ड कुछ फायदा करे। डेप्ट ट्रैप में अब चाइना, यहां पर जहां जाए डेप्ट ट्रैप आएगा वहां चाइना अपने आप पहुंच जाएगा। आप आगे आगे देखना चाइना आने वाली खबरों में। राइट, नीट एंड रिपीट। अभी रिसेंट में एग्जाम लीक हुआ यूजीसी का। यूजीसी नेट भी कैंसिल हुआ, जो नीट यूजी वो भी कैंसिल हुआ, नीट पीजी भी पोस्टपोन हुआ। तो इसको लेके कंसर्न खड़े हो गए कि यार हमारी कंट्री में एग्जाम कराने के लिए अलग से एक बॉडी है और उसकी सैंक्टिटी खतरे में आ गई है। लाखों करोड़ों बच्चे मेहनत करते हैं उस एक दिन के लिए, और उनकी ये हालत है। उसको देखते हुए एक सीरियस मुद्दा है कि अब क्या होना चाहिए। रिसेंट में जो एनटीए के डायरेक्टर थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। ब्लैक सी आज एटलस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लैक सी के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपको पता रहना चाहिए, पेपर में पहले आ चुका है। पहले यूक्रेन का आया था, इस बार नॉर्थ सी आया है, आगे कुछ भी आ सकता है। जीएसटी को लेके एक एडिटोरियल आया है कि भाई जो जीएसटी है उसकी अभी एक मीटिंग हुई थी। तो जीएसटी काउंसिल जो है 279A आर्टिकल में है, और इनकी रिसेंट में एक मीटिंग हुई है और काफी सारी चीजों पे टैक्स घटाया गया है। तो एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, आगे भी घटाने की बात बोली है। तो कैसे मतलब जीएसटी हमारे देश के लिए एक गेम चेंजर है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज कोस्टल प्लेन है एटलस में। चलो, एफएटीएफ में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई एफएटीएफ बॉडी क्या करती है, क्या इसका G7 है और क्या ये करती है, मतलब कैसे क्या कुछ करते हैं। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक म्यूचुअल इवेल्यूशन करते हैं आपस में एक दूसरी कंट्री मिला के। तो इंडिया को उन्होंने बोला कि भाई आउटस्टैंडिंग आउटकम है। ये 1989 में बनाई गई थी, इंटर गवर्नमेंटल है। अक्सर प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाता है कि भाई एफएटीएफ एक एनजीओ है या एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये एनजीओ नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। G7 कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रशिया को बाहर निकाल दी क्योंकि उसने यूक्रेन पे उसने वॉर स्टार्ट किया। दो मेन काम है इसके, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। वर्चुअल करेंसी के बारे में भी अभी इन्होंने रिसेंट में स्टार्ट किया है। तो इनका यही काम है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग रुके, टेरर फाइनेंसिंग रुके। इसका हेडक्वार्टर याद रखना पेरिस में है। पहले इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर था 2006 में। 2010 में इंडिया ने 34th एज ए मेंबर कंट्री इसमें लिया था। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ये दिखाते हैं। और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं। जैसे फेमस तो सबसे ऊपर है पीएमएलए, फिर नो योर कस्टमर है, ये भगोड़ा कानून है, फ्यूजिटिव फेरा फेमा। ये मेंस के लिए ये सारे एक्ट पता होने चाहिए। ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट है। रिसेंट में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया था 2-3 साल पहले। अगर ब्लैक लिस्ट डाल दिया तो कोई कंट्री उसको लोन नहीं देगी, उसका इंटरनेशनल मतलब उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया, लोकल भाषा में बोलो तो फिर उसको लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो ये रिपोर्ट है इन भाई साहब अमेरिका की। ये 3 तरह की लिस्ट निकालते हैं, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, स्पेशल वॉच लिस्ट एंड एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। तो इनको बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं इंडिया के बारे में, कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इस जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको दबाया जा रहा है। तो ये इंडिया ने कहा कि भाई तुम इतना क्यों बोल रहे हो, ये तुम्हारा जो रिपोर्ट है ये फेक है। हमारा एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस पे कह रहे हैं कि तुम वो कंसर्न है। तो मतलब आप समझ रहे हो कि यूएस कंसर्न है हमारे सिटीजन अमेंडमेंट को लेके। ठीक है, और वो जो वर्ल्ड में कर रहे हैं उसको कुछ नहीं है। तो इंडिया ने कहा कि भाई तुम्हारा बायस्ड है और ये मोटिवेटेड है। तो ऐसा चलता रहता है नोक झोंक इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें कोई खास आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वेट वेट अ सेकंड।
तो एफएटीएफ हमने देख लिया था। हाँ, वेट अ सेकंड। तो इस तरह से लेके इंडिया इस पे कंसर्न जताया, लेकिन पेपर के हिसाब से कोई खास इस पे बनता नहीं है। ये नोक-झोंक चलती रहती है। इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम है और पूरा वर्ल्ड जानता है जितना फ्रीडम इंडिया में इतना कहीं नहीं है। इकोनॉमी को लेके जो केन्या है वहां पर खास सीवियर बर्डन आ रखा है, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रही है, उनका डेप्ट मैनेजमेंट पब्लिक वेलफेयर खत्म हो चुका है। बहुत सारे देश हैं, यूपीएससी भी ऐसी चीजों को लेके पूछता है कि रिसेंट में किस कंट्री में डेप्ट फाइनेंसिंग का दिक्कत हुआ था या कहां पर मिलिट्री कू हुआ है, तो केन्या इज द कंट्री। तो केन्या के आसपास का स्ट्रक्चर भी आपको देखना पड़ेगा। उनका एम क्या है कि भाई एक नया फाइनेंस बिल लेके आने वाले थे जिससे टैक्स बढ़ेगा, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया भी सैनिटरी पैड पे, ब्रेड पे टैक्स बढ़ाओगे। 23 लोग की डेथ भी होगी, 200 लोग घायल भी हो गए। तो कोविड 19 और यूक्रेन वॉर के बाद वो प्रॉब्लम में है। अब देखो इन्होंने लोन कहां से ले रखे, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, बायलेटरल पार्टनर जैसे चाइना। चाइना किसी को लोन देता ही नहीं है फ्री में। पहले चाइना लोन देता है और इतना लोन देता है अगला वाला चुका ना पाए, फिर उसको बोलता है कि भाई तुम ऐसा करो, तुम्हारा ये एयरपोर्ट हमें दे दो 100 साल के लिए, या ऐसा करो ये तेल के कुएं हमें दे दो, या तुम्हारे जमीन का कुछ हिस्सा हमारे नाम करा दो। फिर वहां से अपना वो और देशों को प्रॉब्लम में लाते हैं। इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी। तो सॉल्यूशन क्या है कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं वो भाई अफ्रीकन कंट्रीज को सपोर्ट करें और सिटीजन्स जो प्रॉब्लम में उनको संभालें। एक तरह से बुरा वक्त चल रहा है, बुरे वक्त में काम आना चाहिए। ठीक है। अब पॉलिटी गवर्नेंस में भाई देखो तो ये एग्जाम को लेके है कि हाई स्टेक जो है, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, डिमांड रिकंडक्ट किया जाए, तो इसको लेके चिंता जताई जा रही है। फिलहाल इस आर्टिकल को डेवलप होने देते हैं। इस आर्टिकल में मैक्सिमम मैं बताता हूँ क्या होगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी और कोई नया एक मैकेनिज्म निकल के आएगा, वो हमें पढ़ना है। फिलहाल ये पोस्टपोन हो रहे हैं। क्रेडिबल सोर्स हमें ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम चाहिए। सीबीआई को सौंपा गया, एक कमेटी बना दो राधाकृष्णन के नाम से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, स्किल पर्सनल, एनटीए इंप्रूव किए, लेकिन ऐसा कुछ बनता नहीं है जो प्री में आया मेंस में आया। इसको डेवलप होने देते हैं। दीज आर डेवलपिंग टॉपिक्स। जैसे कोई डेवलप होगा, कोई बॉडी निकल के आएगी, कोई कमेटी बनेगी, उसको हम याद करेंगे। रशिया ने वॉर्न किया है यूएस को कि भाई तुम्हारे जो ड्रोन घूम रहे हैं ब्लैक सी के आसपास, ये नहीं घूमने चाहिए। ठीक है, हमारी टेरिटरी है। और रशिया बहुत चिंतित है अमेरिका को लेके। अमेरिका पता नहीं बार बार क्यों इनको प्रॉब्लम में डाल रहा है। ऐसे ही चाइना के साथ भी, चाइना के बारे में इंडिया में आके कहता है कि भाई चाइनीज प्रेसिडेंट योर गेम इज ओवर, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं बार बार। तो हमें सिर्फ एग्जाम के हिसाब से ब्लैक सी को जो कंट्री टच करती हैं वो हमें पता रहना चाहिए। ब्लैक सी में कौन कौन से रिवर आगे गिरती हैं, जैसे डेन्यूब, डनाइस्टर, ये हैं। ठीक है, यहाँ पर बोस्फोरस स्ट्रेट है, ये क्रीमिया पेनिनसुला है, सी ऑफ अजोव है। ठीक है, सी ऑफ अजोव में एक रिवर आगे गिरती है, डॉन रिवर, वो बहुत फेमस है। तो ये सारे अपनी एटलस खोलना और ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं, कौन कौन सी रिवर गिरती हैं। 6 कंट्री हैं। और अगर हम बात करें सी ऑफ मरमरा, डार्डियन स्ट्रेट, ये सब पूछी जाती है। 3 रिवर आगे गिरती हैं, तीनों डी से हैं, डेनाइटेड, डेनिस्टर, डनाइबर, डेन्यूबे। एक चौथी डी और है डॉन। डॉन रिवर सी ऑफ अजो में गिरती है। अज्जू डॉन एक मैंने ट्रिक बनाई थी, वो डायरेक्ट ब्लैक सी में नहीं गिरती है। ठीक है, यहाँ पर आइलैंड भी हैं ब्लैक सी के अंदर, स्नेक आइलैंड, गैरिसन आइलैंड, सेंट इवन आइलैंड। ये नाम थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ध्यान रखना, कहीं पूछा जा सकता है। चलो, आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो सारा यहीं पे बता दिया है। देखो, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। जीएसटी काउंसिल का में ना फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है, 1/3 फैसला रहता है सेंटर के पास, 2/3 रहता है स्टेट्स के पास। तो उन्होंने क्या फैसले लिए हैं यहां बता रखा है। देखो, इन्होंने कहा एक सिग्निफिकेंट टैक्स रिलीफ दिया गया रिसेंट में। दूसरा, प्रोसीजर को सिंपल किया गया है और टैक्स पेयर पे बर्डन कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे लिटिगेशंस को। हॉस्टल अकोमोडेशन और रेलवे स्टेशन सर्विसेज पे हमने टैक्स कम कर दिया है। एक एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज है, उसको हमने हटा दिया। एंटी प्रॉफिटरिंग क्लोज क्या होता है, अगर सरकार ने कोई टैक्स ईज किया है, कम किया है, तो उसका प्रभाव कस्टमर पे भी जाना चाहिए। ये एक ऑब्लिगेशन थी, लेकिन अब वो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है नहीं। पूरा आर्टिकल में प्री के हिसाब से आर्टिकल 279 याद रखना,
ये जीएसटी काउंसिल का होता है, चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्री में क्वेश्चन बार बार आता रहता है। स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन में हेल्प करी, 200 रुपए 2000 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा नहीं। सिग्निफिकेंट स्टेप है, तो करीबन 7 साल हो गए हैं, 1 जुलाई को जीएसटी डे बनाया जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। 12 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। इसमें 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन होते हैं, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 रहता है, 2/3 रहता है हमारा स्टेट के पास। यहां से बेसिक मतलब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि यार स्टेट्स के पास ज्यादा कैसे रहेगा, कॉमन सेंस से गलत लगेगा, बिकॉज ऐसा लगेगा सेंटर ज्यादा रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमारा इसके ऊपर अपडेट था। आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है मतलब फाइल को ओपन करने में, इसलिए थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट कराना है, तो यू हैव टू एडजस्ट। तो वैसे इसमें एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर चलता तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आर्टिकल कवर कर ही लिया है। आज हमारे कोस्टल प्लेन थे, कोस्टल प्लेन में आपको मैं इसके बिना ही बता दूंगा। बाकी पीडीएफ शेयर हो चुकी है, तो आज ये चल नहीं रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। लास्ट में जो हमारा मैप वाला एरिया था वो था हमारा कोस्टल एरियाज। मैं आपको वैसे समझा देता हूं। देखो ये हमारा मोटा मोटा भारत का है। तो आज हमारे कोस्टल प्लेन, हमारे पास 2 कोस्टल प्लेन है, ये हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, यहां पर जो कोस्टल प्लेन है ये है हमारा कच्छ। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये है काठियावाड़। यहां पर है अपना मालाबार। ठीक है, यहां पर है अपना कोरोमंडल। यहां पर अपना है कोरोमंडल, नदन सिरकार्स, और यहां है उत्कल प्लेन्स। ठीक है, तो ये हमारे कोस्टल प्लेन हैं, और लार्जली जो हमारी मेजरली रिवर है हमारी इस तरफ जाके गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ एक अच्छा खासा कोस्टल प्लेन बना हुआ है, जैसे कृष्णा मान लो, गोदावरी मान लो, तुंगभद्रा मान लो, ये सारी रिवर है ना, कावेरी मान लो, इधर आके गिरती हैं। एक रिवर ऐसी है, 2 रिवर, एक तो नर्मदा और एक है तापी। ये वेस्ट की तरफ जाती हैं, ये वेस्टर्न की तरफ जाती है। यहां पर आपको ईस्ट की तरफ ना कोस्ट दिखेगा। ठीक है, या ये डेल्टा मिलेगा, डेल्टा बनाएंगे रिवर्स। यहां पर इस तरफ डेल्टा नहीं बनेगा, यहां पर एस्चुरी बनेंगी। यहां पर बिना डेल्टा बनाए रिवर्स डायरेक्ट पानी में गिरती हैं। तो ये सब हैं, और क्या कहते हैं कि ये हमारे एटलस में आपको मार्क करोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आज के जो क्वेश्चन है मैं वैसे बना देता हूं आपके लिए, जो मैंने बनाए थे। नंबर 1, सबसे पहले आपको यह बताना है जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय होम, कौन उसको हेड करेगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो हमारा एफएटीएफ है, इज द इनिशिएटिव ऑफ, इज द इनिशिएटिव कह लो, या इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच ग्रुप, किस ग्रुप ने ये चालू किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा आपको बताना है जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, व्हाट इज मालाबार एक्सरसाइज। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता गूगल करना। मालाबार एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है, इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन कौन सी कंट्री के बीच में ये होती है। नंबर 4, यू हैव टू नेम द कंट्रीज, कंट्रीज टचिंग ब्लैक सी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। You have to name the countries through which Tropic of Capricorn passes। किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ये आपको बताना है। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर, आप कमेंट करना। थैंक यू।